Hello everyone. Next topic we are starting, that is amalgamation of partnership firm. लास्ट टॉपिक जो आपने कंप्लीट किया था दैट वाज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद बीच में एक थर्ड टॉपिक मैंने एट प्रेजेंट स्किप किया है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी. दैट इज थर्ड टॉपिक, वो हम लास्ट में करेंगे. एट प्रेजेंट फोर्थ टॉपिक हम स्टार्ट करें, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अनदर पार्टनरशिप फर्म. पार्टनरशिप फर्म का अमालगमेशन, पार्टनरशिप फर्म बंद होकर एक और पार्टनरशिप फर्म बनेगी, दैट इज कॉल्ड अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो उससे रिगार्डिंग ये कंसेप्ट है. इसमें होगा क्या, समझो एक पार्टनरशिप फर्म है ए एन कंपनी, दूसरी एक पार्टनरशिप फर्म है बी एन कंपनी. ये दो पार्टनरशिप फर्म है. अब ये दो पार्टनरशिप फर्म मिलके एक तीसरी पार्टनरशिप फर्म बना रही है, समझो सी एन कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड अमालगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म. ए एन कंपनी एंड बी एन कंपनी, ये दोनों पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई और एक नई पार्टनरशिप फर्म इन लोगों ने चालू की, दैट इज सी एन कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो इसमें दिस इज नथिंग बट अ डिसोल्यूशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप फर्म, और एक नई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ रही है, बट ओल्ड पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन भी हो रहा है. तो यहाँ पे आपको पढ़ना है अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी एंड इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी. यू कैन से जो कंपनी क्लोज हो गई, जो पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो गई, उसके बुक में अकाउंटिंग क्या होगा, और जो नई कंपनी है, न्यू कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, न्यू पार्टनरशिप फर्म, उसके बुक में अकाउंटिंग क्या होगा. ये दो चीजें अपने को इस चैप्टर के अंदर, ये टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है. ठीक है. सो और कोई कंसेप्ट्स इसमें नया तो कुछ नहीं है. ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रिलेटेड टू अमालगमेशन चैप्टर जो आता है AS 14 का, उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत मिलता जुलता अकाउंटिंग होता है इसमें. क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगा. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Question number 17 is X and Y partners of X and company sharing profit and losses in the ratio 3:1. दो partners है X and Y, इनका profit sharing ratio है 3:1, and Y and Z are partners of Y and company and they have a profit sharing ratio of 2:1. दो partners है X and Y, दो partners है X and Y, ये दोनों partners है X and company में. X and Y दो partners है X and company में, profit sharing ratio है इनका 3:1, और Y एंड Z पार्टनर्स है Y एंड कंपनी में, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. मीनिंग यहाँ पे दो पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म का नाम है X एंड कंपनी, दूसरी पार्टनरशिप फर्म का नाम है Y एंड कंपनी. ठीक है, समझ है आपको. दो पार्टनरशिप, अलग अलग पार्टनरशिप फर्म है. पहली जो पार्टनरशिप फर्म है X एंड कंपनी, इसमें दो पार्टनर है X एंड Y, और Y एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें दो पार्टनर्स है Y एंड Z. ठीक है, और दोनों फर्म के अंदर एक पार्टनर कॉमन है, दैट इज Y. ओके, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन X और Y का कितना 3:1, और YZ का कितना 2:1. आगे, ऑन 31 मार्च 2014 दे डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू फर्म XYZ एंड कंपनी. अब ये लोग क्या करेंगे, दोनों फर्म को, X एंड कंपनी, Y एंड कंपनी को क्या करें, अमालगमेट करें और नई फर्म क्रिएट करेंगे जिसका नाम क्या है, XYZ एंड कंपनी. ठीक है. सो दो ओल्ड फर्म क्लोज होके, दो पार्टनरशिप फर्म क्लोज होके एक नई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगी, दैट इज, जिसका नाम क्या है, XYZ एंड कंपनी. Wherein X, Y and Z would be partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. इसमें तीन पार्टनर्स होंगे X, Y, Z. जो ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर थे वही लोग नई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर रहेंगे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:1. अब यहाँ पे आप समझो, जो नई फर्म है वो कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप फर्म ही है. एंड पार्टनरशिप फर्म में आपको पता है पार्टनर्स की कैपिटल होती है, जबकि कंपनी जो होती है तो कंपनी में शेयर कैपिटल होती है, शेयर्स इश्यू करते हैं. जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होते हैं, पार्टनर की कैपिटल होती है. कैपिटल शेयर्स कैपिटल के फॉर्म में नहीं होती, नॉर्मल कैपिटल के फॉर्म में पार्टनर्स को कैपिटल इश्यू करनी होती है. सो ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में जिसमें दो पार्टनर है X एंड Y, Y एंड Z, और ये तीनों जन मिलकर, X, Y, Z तीनों मिलकर नई पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करे, और उसके अंदर जो ओल्ड पार्टनर थे वही नई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर रहेंगे, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:1. और दोनों पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर कॉमन था जो Y था. ठीक है. आगे, दोनों फर्म की, ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट आपको दी है, जिसमें X की कैपिटल, Y की, दोनों फर्म की कैपिटल और Z की कैपिटल. आफ्टर दैट रिजर्व्स आर गिवन, क्रेडिटर्स आर देयर, ड्यू टू X एंड कंपनी. ड्यू टू X एंड कंपनी किसको, तो Y एंड कंपनी को X एंड कंपनी को 2 लाख रुपए देने हैं. Y एंड कंपनी को X एंड कंपनी को 2 लाख रुपए देने हैं. इंटर कंपनी एडजस्टमेंट हुआ, ये इंटर फर्म एडजस्टमेंट हुआ. उसके बाद है बैंक लोन 1,60,000. ऑन द एसेट साइड देयर इज बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर. करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड, ड्यू फ्रॉम Y एंड कंपनी. मीनिंग X एंड कंपनी को रिसीवेबल, X एंड कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड दिखा रहा है, तो X एंड कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड, इसका मीनिंग क्या कि X एंड कंपनी को इतने पैसे 2 लाख रुपए लेने हैं. ठीक है. सो X एंड कंपनी को 2 लाख रुपए लेने हैं और Y एंड कंपनी को देने हैं. तो X एंड कंपनी के लिए क्या हुआ, रिसीवेबल हुआ, और Y एंड कंपनी के लिए क्या हुआ, पेएबल हुआ. ठीक है.
इसके बाद है एडवांसेस, और एडवांसेस है खाली वाइन कंपनी में 1,20,000. ओके, आफ्टर दैट adjustments. The amalgamated firm took over the business at the following terms. The amalgamated firm took over the business at the following terms. Meaning जो business नई फर्म ने टेक ओवर किया, तो बिजनेस कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस पे टेक ओवर किया था, तो उसमें सबसे पहले बोला है बिल्डिंग वॉज टू बी वैल्यूड फॉर रुपीज 2 lakhs. देखो बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है. इसको क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग को 1 लाख की जगह कितने पे टेक ओवर किया था, 2 लाख पे. तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 1 लाख की जगह ध्यान रखना है 2 लाख रुपए कंसिडर करेंगे. यहाँ पे मैं बाजू में लिख के रखता हूँ सो दैट याद रहे कि बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लाख. ओके, फिर बोला है मशीनरी ऑफ एक्सएन कंपनी वैल्यूड 450 एंड वाइन कंपनी 4 लाख रुपीज. मशीनरी की वैल्यू एक्सएन कंपनी के लिए क्या बोला है 4,50,000. यहाँ पे 3 लाख रुपए जो है मशीनरी की वैल्यू, वो 3 लाख की जगह कितना हो जाएगा 4,50,000. और वाइन कंपनी की मशीनरी की वैल्यू है 3 lakhs. वो 3 lakhs की जगह कितना बोला है, तो 3 lakhs की जगह यहाँ पे बोला है 4 lakhs. सो यहाँ पे 3,20,000 की जगह कितना हो जाएगा 4 lakhs. यहाँ पे बाजू में लिख के रखते हैं 4 lakhs वैल्यू कंसिडर करेंगे. ओके, इसके बाद बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एक्सएन कंपनी 1 lakh एंड वाइन कंपनी 82,000 एंड दिस विल नॉट अपीयर इन द न्यू फर्म एंड द सेम विल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ XYZ कंपनी. गुडविल का पेमेंट हम करेंगे, जो परचेजिंग कंपनी है वो परचेजिंग फर्म जो है वो गुडविल का पेमेंट करेगी. अब गुडविल जो होता है ना बैलेंस शीट के अंदर होता नहीं है. यहाँ पे आप देखो बैलेंस शीट में बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एडवांसेस एंड वगैरह गिवन, बट बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है. ओके, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में गुडविल नहीं होता क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल को शो करना अलाउड नहीं होता. बट जब आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की गुडविल तो नॉर्मली होती है, तो बैलेंस शीट में गुडविल को दिखाया नहीं जाता, बट बिजनेस की गुडविल एग्जिस्टेंस में होती है, जो दिखती नहीं है बैलेंस शीट में होती नहीं है. बट जब आप बिजनेस सेल करते हैं, जैसे एक्सएन कंपनी, वाइन कंपनी अपना बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो उनको गुडविल के पैसे भी मिलेंगे ओवर एंड अबव देयर नॉर्मल एसेट्स. उनकी जो बिजनेस में नॉर्मल एसेट्स है उसके ऊपर ओवर एंड अबव दैट उनको गुडविल के पैसे भी बिजनेस में मिलेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यू एक्सएन कंपनी की आपको दे दी है एडिशनली 1 लाख रुपीज, और वाइन कंपनी के लिए क्या बोला है 82,000. फिर आगे बोला है कि दिस विल नॉट अपीयर, गुडविल पे तो करेंगे, जो नई परचेजिंग कंपनी है ना, परचेजिंग फर्म है, वो गुडविल के पैसे पे तो करेंगे, बट वो गुडविल को बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है. जो नई बैलेंस शीट बनेगी XYZ कंपनी कंबाइंड न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी, न्यू फर्म की बैलेंस शीट, उसमें गुडविल को दिखाना नहीं है. ठीक है, सो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा. XYZ कंपनी गुडविल पे करेगी और गुडविल को राइट ऑफ भी XYZ कंपनी करेंगे. पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल ब्रिंग नेसेसरी कैश टू पे द पार्टनर्स टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मीनिंग क्या कि नई फर्म के अंदर 3 पार्टनर्स होंगे XYZ, और ओल्ड फर्म में भी वही 3 पार्टनर थे XYZ. तो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर थे वही नई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होंगे. तो अब जो नई फर्म है ना वो कंपनी नहीं है, वापस मैं रिपीट करता हूँ, वो जो नई फर्म है वो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी नहीं है. एंड पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल होती, शेयर कैपिटल नहीं होती. ठीक है, नॉर्मल कैपिटल होती, शेयर कैपिटल नहीं होती. तो शेयर कैपिटल नहीं होती, तो जो नई फर्म में 3 पार्टनर होंगे XYZ, उनकी कैपिटल तो मेंटेन करनी पड़ेगी. उनकी कैपिटल कितनी होगी, तो ओल्ड फर्म में XYZ की जो कैपिटल होगी वही नई फर्म में होगी. ऑब्वियसली नॉर्मली क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ओल्ड फर्म में 3 पार्टनर्स है, ओल्ड फर्म में एक फर्म में XY पार्टनर थे और दूसरी फर्म में Y and Z पार्टनर थे. अब जो नई फर्म है उसके अंदर 3 पार्टनर है XYZ. तो अब होगा ये कि XY और YZ की जो कैपिटल होगी वो XNY और YNZ की जो कैपिटल होगी वही नई फर्म के अंदर XYZ कंपनी जो नई फर्म है उसके अंदर XY और YZ की ही कैपिटल होगी. समझ आया आपको? तो ये तीनों की मिला के जो ओल्ड फर्म में कैपिटल होगी वही नई फर्म में होगी. बट आपको ये बोला है कि जो नई फर्म में कैपिटल होगी वो कैपिटल कैसे होगी, तो ऐसा बोला है कि कैपिटल विल बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैपिटल रखेंगे, जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है वही नई पार्टनरशिप फर्म के अंदर उनकी कैपिटल जो है वही कैपिटल कंटिन्यू रहेगी. बट कैसे रहेगी, तो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या बोला था, तो नई पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे आपको दिया था 3:2:1. मीनिंग ओल्ड कैपिटल टोटल सेम रहेगी. फॉर एग्जाम्पल एक और वापस एक बार रिपीट करना हूं कि यहाँ पे ओल्ड फर्म में XY की कैपिटल और YZ की कैपिटल टोटल मिला के XY की अलग और YZ की अलग. XY की कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 5 लाख है और YZ की कैपिटल अगेन 5 लाख है, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई 10 लाख. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको ऐसा बोल है कि XY की कैपिटल ओल्ड फर्म में 5 लाख थी, YZ की कैपिटल ओल्ड फर्म में 5 लाख थी. तो आपको ऐसा बोल है कि बैलेंस शीट के अंदर XYZ की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें टोटल कैपिटल 10 लाख ही रखना. जो ओल्ड फर्म में कैपिटल थी ओल्ड पार्टनर्स की, वो पार्टनर की कैपिटल ही कंटिन्यू रहेगी, टोटल कैपिटल सेम रहेगी 5 लाख एंड 5 लाख, टोटल 10 लाख. बट ये 10 लाख जो होगा वो 10 लाख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में होना चाहिए. बराबर, ये 10 लाख टोटल कैपिटल होगी बट 10 लाख अमाउंट सेम होगी, बट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी तीनों पार्टनर्स में इन देयर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। इसके लिए आपको लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि अगर कोई पार्टनर की कैपिटल कम हो, से ओल्ड कैपिटल की कंपैरिजन में नई फॉर्म में कैपिटल कम हो, तो उसको उतनी कैपिटल रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर ओल्ड फॉर्म में कैपिटल की पार्टनर की ज्यादा है और न्यू फॉर्म में कम आ रही है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि उसको उतने पैसे लौटाने पड़ेंगे, उनको रिटर्न करने पड़ेंगे। और उससे उल्टा अगर ओल्ड फॉर्म में किसी की पार्टनर, ओल्ड फॉर्म में कोई पार्टनर की कैपिटल कम है बट न्यू फॉर्म में उसका शेयर ज्यादा है, तो उसकी कैपिटल ज्यादा आ रही है, तो उसको उतने पैसे कैपिटल के बिजनेस में लाने पड़ेंगे। इसका मीनिंग टोटल कैपिटल सेम रहेगी बट इंडिविजुअली पार्टनर वाइज कैपिटल चेंज होगी, इंडिविजुअली पार्टनर वाइज कैपिटल चेंज होगी बट इन टोटल कैपिटल सेम होगी। और जो न्यू कैपिटल होगी वो अमाउंट सेम होगी बट वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। और उसके लिए अगर कोई कैपिटल चेंज आया तो वो कैश में होगा। अगर कोई पार्टनर को कैपिटल लाना है तो उसको कैश में लाना पड़ेगा, किसी को देना है तो उसको कैश में पे करना पड़ेगा, आपको ये बोला है। एंड फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन आपको पूछा है पास दी जर्नल एंट्रीज। क्या पूछा है, पास दी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड कंपनी। किसके बुक में पूछा है, अकाउंटिंग पूछा है इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड कंपनी। खाली क्या पूछा है आपको, जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग आपको अभी नहीं पूछा है, आपको खाली पूछा है अकाउंटिंग नहीं बट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ एंड कंपनी। XYZ एंड कंपनी कौन है, तो XYZ एंड कंपनी इज अ न्यू फर्म जिसके बुक में आपको अकाउंटिंग पूछा है, मीनिंग परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग फर्म के बुक में आपको अकाउंटिंग पूछा है और आगे पूछा है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2014। दो चीज आपको पूछी है, परचेसिंग फर्म के बुक में अकाउंटिंग एंट्री और दूसरा क्या पूछा है, बैलेंस शीट पूछा है 31 मार्च 2014 का। आफ्टर दिस अमालगमेशन उसका जो नई कंपनी, नई फर्म का जो बैलेंस शीट होगा वो कैसा होगा, वो आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करें। तो कैलकुलेशन पार्ट में क्या क्या आएगा वो सोचते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सोचते कैलकुलेशन क्या क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास पूरा क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन था वापस एक बार रिपीट कर दूं। पहले क्वेश्चन में फटाफट रिवाइज करो तो क्या था, ओल्ड फर्म, दो ओल्ड फर्म है जिसके नाम है एक्स एन कंपनी, वाई एन कंपनी। एक्स एन कंपनी में दो पार्टनर कौन, एक्स एंड वाई। वाई एन कंपनी में दो पार्टनर कौन, वाई एंड जेड। न्यू फर्म कौन है, न्यू फर्म का नाम क्या है, एक्स वाई जेड। उसमें पार्टनर कौन होंगे, एक्स वाई जेड। जो ओल्ड फर्म में पार्टनर थे वही न्यू फर्म में होंगे, ओके। ओल्ड फर्म में एक्स एन कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:1, वाई एन कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 और नई फर्म जो है एक्स वाई जेड उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1, ठीक है। फिर बैलेंस शीट आपको दी है, बैलेंस शीट में कैपिटल है, रिजर्व्स है, क्रेडिटर्स है और इंटर फर्म एडजस्टमेंट्स भी है, ड्यू टू एक्स एन कंपनी, ड्यू फ्रॉम वाई एन कंपनी। फिर लोन है, बैंक लोन है, असेट्स है, बिल्डिंग फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एडवांसेस आर गिवन। फिर एडजस्टमेंट में आपको बोला था बिल्डिंग की वैल्यू चेंज होगी, मशीनरी की वैल्यू चेंज होगी। गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है बट बैलेंस शीट में नहीं है, फिर भी जो परचेसिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी को गुडविल के पैसे देंगे। रीजन समझ है आपको, जब बिजनेस सेल करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बिजनेस में गुडविल तो होगी। बैलेंस शीट में बोले आप नहीं दिखा रहे गुडविल, बट बिजनेस में, मार्केट में आपकी गुडविल तो है, तो गुडविल के पैसे आपको एडिशनली मिल रहे हैं। कितने, तो एक्सएन कंपनी की गुडविल कितनी है, 1 लाख, और वाइन कंपनी की गुडविल कितनी है, 82,000, ठीक है। वो गुडविल के पैसे आपको दिए। और लास्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था, ये वाला डी नंबर एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनर्स है वो नेसेसरी कैश लाएंगे या ले जाएंगे, उनकी कैपिटल जो है नई फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल नई फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो नई फर्म के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, दैट इज 3:2:1, ठीक है। और वो जो 3:1 में होगी वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, वो आपको बोला है, ठीक है। टोटल कैपिटल सेम रहेगी बट टोटल कैपिटल कैसी होगी, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके लिए अगर कोई पार्टनर को कैश लाना है, ले जाना पड़े, तो वो कैश में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन था। अब कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे वो समझने का ट्राई करें। तो कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप बिजनेस सेल कर रहे हैं। जब आप बिजनेस सेल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको सामने वाली कंपनी कितने रुपए देगी। आप बिजनेस कुछ बेच रहे हो, आप बिजनेस सेल कर रहे हो, तो सामने वाली कंपनी आपको कितना पेमेंट करेगी, पहले वो सोचना पड़ेगा। फर्स्ट वे हैव टू थिंक कि हमें कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, पहले वर्किंग नोट के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले वो सोचते हैं कि वर्किंग नोट में क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट के अंदर सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि परचेस कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी एसेट्स है ना, बैलेंस शीट में आप देखो तो बैलेंस शीट में जितनी एसेट्स है उसमें काफी एसेट्स में आपको बोला चेंज आया था। जैसे बिल्डिंग की वैल्यू अलग है, मशीनरी की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो वैसे जहां जहां असेट्स की, लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई है, बराबर, तो आपकी जो बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अगर वो चेंज आया, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है बट गुडविल के पैसे देने के लिए लोग रेडी है, तो जहां पे असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आया तो बिजनेस, जो परचेसिंग कंपनी बिजनेस कौन सी अमाउंट पे बाय कर रहा है, बिजनेस को कौन सी वैल्यू पे ये लोग परचेस करेंगे, तो पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पे कौन सी
अमाउंट पे बिजनेस को परचेज किया, जिसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। एक्स, ये जो ओल्ड फर्म है इसको हम बोलेंगे वेंडर कंपनी। एक्सएन कंपनी, वाईएन कंपनी कौन है? वेंडर कंपनी। और अपनी परचेसिंग कंपनी का नाम क्या है? XYZ कंपनी। जो नई कंपनी है XYZ कंपनी, उसको हम बोलेंगे परचेसिंग कंपनी। यहाँ पे वेंडर कंपनी कौन है? एक्सएन कंपनी। वाईएन कंपनी कौन है? वेंडर कंपनी। परचेसिंग कंपनी कौन है? XYZ कंपनी कौन है? परचेसिंग कंपनी। ठीक है, समझ आए? तो पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये एक्सएन कंपनी और वाईएन कंपनी का बिजनेस कौन सी प्राइस पे खरीदा। फिर से एक बार, आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? परचेज कंसिडरेशन। हेडिंग क्या लिखेंगे? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या दिखाएगा? तो परचेज कंसिडरेशन दिखाएगा कि एक्सएन कंपनी और वाईएन कंपनी का बिजनेस कौन सी वैल्यू पे टेक ओवर किया था, कौन सी अमाउंट पे टेक ओवर किया था, कौन सी अमाउंट पे हमने परचेज किया था, ये हम पहले फाइंड करेंगे। दैट इज फर्स्ट कैलकुलेशन, ये करना पड़ेगा। दूसरा, परचेज कंसिडरेशन फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया कोई एक्स वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल कि ये एक्स कंपनी का बिजनेस 5 करोड़ में खरीदा, वाईएन कंपनी का बिजनेस 7 करोड़ में खरीदा, इतना पता चल गया। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी को 5 करोड़ में खरीदा, वाईएन कंपनी को 7 करोड़ में खरीदा। अगर आपको समझो ये पता चल गया कि ये अमाउंट पे परचेज किया, तो ये पैसे एक्सएन कंपनी जो परचेसिंग कंपनी XYZ कंपनी, ये XYZ कंपनी जो परचेसिंग कंपनी है वो किसको देगी? तो एक्सएन कंपनी के पार्टनर को और वाईएन कंपनी के पार्टनर को देंगे। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया कि इतनी प्राइस पे बिजनेस खरीदा 5 करोड़ 7 करोड़ में, अब वो 5 करोड़ 7 करोड़ देना किसको है? तो एक्स कंपनी के पार्टनर और वाई कंपनी के पार्टनर को देना है। तो एक्सएन कंपनी वाईएन कंपनी के पार्टनर को, कॉन्सेप्ट पार्टनर को कितना देंगे? सेकंड कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा कैलकुलेशन ये होगा वर्किंग में कि आपको ये बोला था कि टोटल कैपिटल बिजनेस की जो है वो सेम रख के आपको खाली क्या बोला है? पार्टनर्स, ये एडजस्टमेंट नंबर डी वापस एक बार पढ़े, क्या लिखा था? पार्टनर्स ऑफ द फर्म विल ब्रिंग नेसेसरी कैश टू पे टू अदर पार्टनर टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मीनिंग कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ओल्ड पार्टनर्स की जितनी कैपिटल टोटल है वही टोटल कैपिटल नई बिजनेस में होगी, खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, इतना बोला है। तो तीसरा कैलकुलेशन आपको ये करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि टोटल कैपिटल ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में कितनी है, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म में कितनी होगी, और इंडिविजुअली तीनों पार्टनर के बीच में कितनी होगी, और किसके कौन से पार्टनर की कैपिटल ज्यादा है और किसकी कैपिटल कम है, तो किसको कैश लाना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा, ये पॉइंट नंबर डी के हिसाब से वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन पूछा एंट्रीज बैलेंस शीट बनाओ, वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग नोट के अंदर वापस एक बार रिपीट करूं मैं, क्या क्या वर्किंग नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट क्या बनाएंगे, तो वर्किंग नोट के अंदर आपको समझ में आया होगा। पहला वर्किंग नोट क्या फाइंड करेंगे? परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्यों फाइंड करेंगे? तो परचेज कंसिडरेशन इसलिए फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं होती ना, अगर ये वैल्यू जैसे बिल्डिंग को 2 लाख रुपए कर दिया, मशीनरी की वैल्यू चेंज कर दी, अगर ये चेंज नहीं किया होता तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता? परचेज कंसिडरेशन इज नथिंग बट असेट्स माइनस लायबिलिटी। परचेज कंसिडरेशन इज व्हाट? असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अगर मैं टोटल असेट्स में से, असेट्स के टोटल में से लायबिलिटीज को माइनस कर दूं, ये 2 लायबिलिटीज है बिजनेस में, बराबर। असेट्स का टोटल है 13 lakhs और इसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो असेट्स माइनस लायबिलिटी क्या आ जाएगा? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली असेट्स माइनस लायबिलिटी परचेज कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, बराबर। रीजन ये है कि असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो कुछ ना कुछ चेंज हो रही है। तो असेट्स का टोटल चेंज होगा, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी तो असेट्स का टोटल चेंज होगा, तो इसकी वजह से परचेज कंसिडरेशन भी चेंज होगी। तो पहला स्टेप क्या फाइंड करना पड़ेगा? परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग क्या? जो परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी को कितने में खरीद रही है, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कितने में खरीद रही है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि परचेज कंसिडरेशन अल्टीमेटली देना किसको है? पार्टनर को, ओल्ड फर्म के। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया कि इतने में असेट खरीदी या बिजनेस खरीदा, बट वो परचेज कंसिडरेशन देना किसको है? तो ओल्ड फर्म के पार्टनर को। तो सेकंड वर्किंग ये करेंगे कि ओल्ड फर्म के पार्टनर को, कौन से पार्टनर को कितना पेमेंट करूं, दैट इज सेकंड वर्किंग होगा। और थर्ड वर्किंग, नई फर्म के अंदर कैपिटल कितनी होगी और कौन से पार्टनर की कितनी होगी, ये तीसरा कैलकुलेशन करेंगे। पहला स्टेप परचेज कंसिडरेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी बिजनेस कितने में खरीदा वो फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा क्या फाइंड करोगे? तो दूसरा फाइंड करेंगे कि परचेज कंसिडरेशन कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा, ओल्ड फर्म के कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा। और तीसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि नई फर्म के अंदर कौन से पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी। ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद फिर जो आपको क्वेश्चन पूछा है एंट्री और बैलेंस शीट, वो हम कर पाएंगे। ठीक है, सो वर्किंग नोट स्टार्ट करें अपना। तो वर्किंग नोट में पहला काम हमें परचेज कंसिडरेशन फाइंड करने से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। लाइंस मैंने ड्रॉ कर दिए। नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन, वर्किंग नोट नंबर 1।
पहले सीधा वर्किंग नोट से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, इसका हेडिंग दे देते हैं परचेस कंसिडरेशन। ओके, अब परचेस कंसिडरेशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट में असेट साइड से। तो असेट साइड यहाँ पे देखते जाए एक एक करके जितने भी असेट्स है, परचेस कंसिडरेशन इज नथिंग बट असेट्स माइनस लायबिलिटी। जहां पे असेट्स की वैल्यू नई क्वेश्चन में आपको दी है, क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में जहां पे आपको वैल्यू आपको नई वाली दी है, वहां पे हम उसको नई वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे, और जहां पे नई वैल्यू नहीं दी है तो उसको बैलेंस शीट वैल्यू पे टेक ओवर किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको जैसे बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे आपको बोला था 1 लाख की जगह 2 लाख पे टेक ओवर करेंगे, तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लेने की, परचेस कंसिडरेशन फाइंड करने के लिए कौन सी वैल्यू लेने की, न्यू वैल्यू। जो वैल्यू पे आप बिजनेस को टेक ओवर करें, जो वैल्यू पे आप बिजनेस खरीद रहे हो वो वैल्यू लेनी पड़ेगी ना आपको। बैलेंस शीट में कुछ भी हो, 1 लाख की बिल्डिंग है बट 2 लाख में बेचा, तो 2 लाख लेना पड़ेगा ना आपको, तो प्रैक्टिकल चीज है। तो आपको कौन सी वैल्यू कंसिडर करने की, तो जहां पे आपको नई वैल्यू दी है वो वहां पे नई वैल्यू, और जहां पे नई वैल्यू नहीं दी है तो वहां पे बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया गया ऐसा मानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्डिंग एक्सएन कंपनी में 2 लाख है और वाईएन कंपनी में नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग असेट्स, हेडिंग आएगा असेट्स। असेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पे 2 लाख। एक्चुअली बुक में कितना था, 1 लाख था, और इसको टेक ओवर कितने पे किया था, 2 लाख पे टेक ओवर किया था। सो यहाँ पे 2 लाख, और वाइन कंपनी में कुछ नहीं था। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नई वैल्यू पे कंसिडर करना है, ध्यान रखना है। फिर मशीनरी 3 लाख की जगह यहाँ पे मशीनरी 3 लाख है और यहाँ पे 320। सो 3 लाख की जगह एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको बोला था कि मशीनरी को 450 पे टेक ओवर करो एक्सएन कंपनी, और वाइन कंपनी को 4 लाख पे। तो मशीनरी 450 और 4 लाख होगा, न्यू वैल्यू 4 लाख होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी ओवर, फर्स्ट हो गया बिल्डिंग हो गया, सेकेंड मशीनरी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर इज 40,000 एंड 12,000। सो तीसरा पॉइंट यहाँ पे फर्नीचर 12,000 फर्नीचर की वैल्यू। आफ्टर दैट फर्नीचर दैट इज स्टॉक, स्टॉक 2,40,000 एंड 2,80,000। ओके, फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं बोला था एडजस्टमेंट में, तो उसको सीधा बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया 40,000 एंड 12,000। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं था, तो स्टॉक 240 एंड 280 सेम वैल्यू पे। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 2,80,000, स्टॉक की वैल्यू एज इट इज। आफ्टर दैट डेटर्स, डेटर्स 320 एंड 4 lakhs, डेटर्स 3,20,000 and 4 lakhs, डेटर्स 320 and 4 lakhs. After daters there is cash and bank balance 40,000 60,000 and 1,80,000 cash balance 1,80,000. After that okay, ये बैंक बैलेंस था, दिस वाज नॉट कैश बैलेंस, ये बैंक बैलेंस था, यहाँ पे बैंक बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद है कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस क्वेश्चन में आपको बोला है 40,000 एंड 20,000, कैश बैलेंस इज 40,000 एंड 20,000। सो यहाँ पे अमाउंट कैश बैलेंस 40,000 एंड 20,000। ओके, आफ्टर दैट कैश बैलेंस इट इज ड्यू फ्रॉम एक्सएन कंपनी 2 lakhs, ड्यू फ्रॉम एक्सएन कंपनी, ड्यू फ्रॉम एक्सएन कंपनी मीनिंग एक्सएन कंपनी के पास से लेना है। ठीक है, ड्यू फ्रॉम एक्सएन कंपनी, अमाउंट कितना था, ड्यू फ्रॉम नॉट एक्सएन कंपनी, इट इज वाइन कंपनी, ड्यू फ्रॉम वाइन कंपनी, वाइन कंपनी के पास से लेना है। कितने पैसे लेने, तो वाइन कंपनी के पास से 2 लाख रुपए लेने हैं। सो एक्सएन कंपनी को लेना है, तो एक्सएन कंपनी में असेट साइड, एक्सएन कंपनी की असेट में आएगा 2 lakhs और वाइन कंपनी की लायबिलिटीज में आएगा 2 lakhs। ठीक है, ड्यू फ्रॉम वाइन कंपनी। इसके बाद एडवांसेस 1,20,000 खाली वाई में, 1,20,000 ओनली इन वाइन कंपनी। ओके, सो ये असेट्स सारी लिख दी। ओके, असेट्स के सिवाय बैलेंस शीट में यहाँ पे एक और चीज जो बैलेंस शीट में नहीं है फिर भी आपको कंसिडर करनी है। से बैलेंस शीट के अंदर हम गुडविल नहीं लिखते, बट फिर भी गुडविल को टेक ओवर तो किया है, गुडविल के पैसे तो पे किए हैं। तो गुडविल के लिए आपको यहाँ पे बोला था, एडजस्टमेंट नंबर सी में बोला था कि एक्सएन कंपनी की गुडविल 1 लाख कंसिडर करो और वाइन कंपनी की गुडविल 82,000 कंसिडर करो। तो गुडविल भले बैलेंस शीट में नहीं है बट परचेस कंसिडरेशन में तो पे किया था, परचेस करने के लिए सामने वाली कंपनी ने पे किया था। सो गुडविल नहीं है बट अराइज हो रही है जिसके पैसे आपको मिल रहे हैं। सो गुडविल इज ऑल्सो एडेड हियर। गुडविल जो बैलेंस शीट में नहीं है फिर भी उसके पैसे आपको मिले हैं। सो इंटेंजिबल असेट्स रियलाइज हुआ 1 लाख और 82,000। अगर इंटेंजिबल असेट्स के पैसे नहीं मिलते तो फिर उसको यहाँ पे बुक वैल्यू में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर सपोज गुडविल के पैसे गुडविल बैलेंस शीट में है, नॉर्मली तो होना नहीं चाहिए, बट अगर गुडविल या और कोई भी इंटेंजिबल बैलेंस शीट में है और उसकी रियलाइज वैल्यू आपको नहीं बोली है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो अनरियलाइज्ड है। बाकी यहाँ पे गुडविल नहीं है फिर भी इंटेंजिबल असेट के पैसे रियलाइज हुए तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड होगी सारी, बराबर। और असेट्स का फिर टोटल कर देंगे, का टोटल करेंगे और असेट्स का टोटल करके फिर इसमें से एक एक करके लायबिलिटी माइनस करेंगे। तो असेट्स का टोटल बाद में करता हूँ, पहले लायबिलिटीज को लिख लेते हैं। तो लायबिलिटीज में क्या क्या था, लायबिलिटीज में क्या क्या था चेक कर ले। तो लायबिलिटीज के अंदर एक क्रेडिटर्स है, एक ड्यू फ्रॉम एक्सएन कंपनी है और एक है बैंक लोन। सो क्रेडिटर्स आर 2,40,000 एंड 2,32,000। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं था। सो क्रेडिटर्स को सेम वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे एंड 240 अमाउंट, एक बार 240 एंड 232 क्रेडिटर्स यहाँ पे लिख देते हैं 2,40,000। एक्सएन कंपनी, ड्यू टू एक्सएन कंपनी कितना होगा, 2 लाख रुपए। एक्सएन कंपनी को लेना है तो वाइन कंपनी को देना होगा। सो 2 लाख रुपए यहाँ पे लायबिलिटीज में आएगा। इसके बाद ड्यू टू एक्सएन कंपनी के बाद बैंक लोन 1,60,000, वो खाली एक्स में है, बैंक लोन 1,60,000 बैंक लोन, ठीक है। सो असेट्स लिख दिया हमने, सारी लायबिलिटीज लिख दी। अब असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल करके फिर असेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आपको मिलेगा परचेज कंसिडरेशन। सो पहले असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल कर लेते हैं और उसके बाद फिर माइनस करके नेट असेट्स फाइंड करेंगे। वो नेट असेट्स जो आएगा वो नेट असेट्स और कुछ नहीं, क्या है, परचेज कंसिडरेशन। तो टोटल कर लेते हैं, ओके। फिर असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हो गया। असेट्स का टोटल एक्सएन कंपनी का चेक करें तो असेट्स का टोटल एक्सएन कंपनी में आ रहा है 16,50,000। तो 16,50,000 असेट्स का टोटल, इसमें से लायबिलिटी 4 लाख माइनस करें तो कम्स टू 12,50,000। असेट्स माइनस लायबिलिटी टोटल कम्स टू, नेट आंसर कम्स टू 12,50,000। इसका आंसर आएगा 12,50,000। फिर 14,94,000 माइनस 4,32,000, असेट्स माइनस लायबिलिटी, डिफरेंस इज 10,62,000, 10,62,000। ये जो आंसर आया, इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड नेट असेट्स और यू कैन से परचेज कंसिडरेशन। इसको हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। 12,50,000 एंड 10,62,000, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। इतना हमने टोटल परचेसिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को, जो परचेसिंग कंपनी XYZN कंपनी, वो वेंडर कंपनी जो है एक्सएन कंपनी, वाइन कंपनी, उनको इतने पैसे ये लोग पे करेंगे। अब सेकंड वर्किंग नोट क्या फाइंड करेंगे, इतने पैसे एक्सएन कंपनी को देने हैं, ये एक्सएन कंपनी को देना है, ये वाइन कंपनी को देना है। दोनों का टोटल करें तो 12,50,000 प्लस 10,62,000, टोटल 23,12,000 दोनों कंपनी को मिला के दोनों को इतना देना है। अब मुझे ये बताओ कि जो परचेसिंग कंपनी इतने पैसे वेंडर कंपनी को देगी तो वेंडर कंपनी में ये पैसे किसको मिलेंगे। परचेसिंग कंपनी ये परचेस कंसिडरेशन वेंडर कंपनी को पे करेगी। वेंडर कंपनी मीनिंग जो बेचने वाली कंपनी है, तो बेचने वाली कंपनी को इतने पैसे मिलेंगे। और मुझे ये बताओ कि वेंडर कंपनी जो बेचने वाली कंपनी है उसमें ये पैसे कौन ले जाएगा, तो ये पैसे ले जाएंगे उसके पार्टनर। एक्सएन कंपनी में 2 पार्टनर थे, एक्स एंड वाई। वाइन कंपनी में 2 पार्टनर थे, वाई एंड जेड। तो ये जो पैसे है वो एक्स और वाई, वाई एंड जेड को मिलेंगे। तो एक्स और वाई, वाई एंड जेड को कितने मिलेंगे, दैट इज माय सेकंड वर्किंग नोट। ये पैसे वेंडर कंपनी को मिलेंगे और वेंडर कंपनी में पार्टनर को मिलेंगे। पार्टनर में कौन से पार्टनर को कितने मिलेंगे, दैट इज माय सेकंड कैलकुलेशन। सो यहाँ पे हम यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे, दैट इज सेकंड वर्किंग नोट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नंबर 2, दैट इज पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। यहाँ पे हेडिंग आप लिख सकते हैं, इसका हेडिंग आएगा परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन से पार्टनर्स को हम कितना पे करेंगे। तो दोनों फर्म के अंदर 2-2 पार्टनर्स है। एक्सएन कंपनी में XY 2 पार्टनर्स है, वाइन कंपनी में वाई एंड जेड 2 पार्टनर्स है। तो पहले हम एक्सएन कंपनी का कैलकुलेशन करते हैं, फिर वाइन कंपनी का। सो एक्सएन कंपनी में 2 पार्टनर्स है, दैट इज एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की ओरिजिनली पहले फाइंड करें कैपिटल कितनी थी। एक्सएन कंपनी से हमें ये जो परचेस कंसिडरेशन पे करना है, तो परचेस कंसिडरेशन बेसिकली हमें पे करना है पार्टनर को। तो पार्टनर को क्या मिलेगा, तो पार्टनर को जितनी उनकी कैपिटल थी एटलीस्ट उतना तो मिलेगा ही, ठीक है। और अगर असेट्स की वैल्यू ज्यादा रियलाइज हुई, जो असेट बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट के पैसे भी उनको मिलेंगे। सो एक्स और वाई को ये परचेस कंसिडरेशन, ये 12,50,000 जो एक्सएन कंपनी की परचेस कंसिडरेशन आई, ये 1250 किसको मिलना चाहिए, एक्स और वाई को मिलना चाहिए। हम ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें 1250 में कितना एक्स को मिलेगा, कितना वाई को मिलेगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये चेक करते हैं कि एक्स और वाई की कैपिटल कितनी थी। तो एक्स और वाई की कैपिटल देखो थी 4,80,000 और 320, 480 और 320। तो यहाँ पे उनकी कैपिटल लिख लेते हैं सबसे पहले। 480 और 320 कैपिटल इतनी थी, 4,80,000 एंड 3,20,000 इनकी कैपिटल ओरिजिनली थी। प्लस बैलेंस शीट अब देखें
तो बैलेंस शीट में हमने सारी की सारी असेट्स सारी ले ली, लायबिलिटीज में क्रेडिटर ले लिया, बैंक लोन ले लिया, ड्यू फ्रॉम एक्सन कंपनी ले लिया, हमने कैपिटल और रिजर्व को रहने दिया था। तो रिजर्व्स जो है वो हमने रहने दिया था, वो रिजर्व किसको मिलेगा? तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स होता है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो बैलेंस शीट में रिजर्व है 1 लाख रुपए और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे इनका एक्सोर कंपनी का था 3:1। क्या था? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या था? 3:1। तो ये जो रिजर्व की अमाउंट है 1 लाख रुपए, ये रिजर्व किसको मिलेगा? तो रिजर्व ओल्ड पार्टनर एक्स और वाई को मिलेगा। कौन से रेशियो में? 3:1। तो ये रिजर्व की जो अमाउंट है उसको रिजर्व को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यहाँ पे रिजर्व 1 लाख रुपए, रिजर्व की अमाउंट है 1 लाख, इसको 3:1 में डिवाइड कर दे तो डिवाइड बाय 4 होगा, इंटू 3 75,000 और यहाँ पे 25,000 प्लस होगा 75,000 और 25,000 ऐड होगा, रिजर्व ऐड कर दिया। ओके, इसके सिवाय कैपिटल में पार्टनर्स को क्या मिलता है? जब हमने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन किया था, आप याद करो, तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में जब आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आप क्या बनाते थे? याद करो। तो हम डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में सबसे पहले वेंडर कंपनी की बात करें। डिसोल्यूशन में जो कंपनी बंद हो जाती है, यहाँ पे एक्सन कंपनी बंद होगी, तो डिसोल्यूशन में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, कैश अकाउंट बनाते थे, अगर कोई पार्टनर की लोन हो तो उसका अकाउंट बनाते थे, बराबर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम किसको ट्रांसफर करते हैं? तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बना नहीं रहे, बट रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो अल्टीमेटली वेंडर कंपनी, जो कंपनी बंद हो गई वो वेंडर कंपनी, यहाँ पे कौन सी कंपनी बंद हो गई? तो एक्सन कंपनी बंद हो गई। तो एक्सन कंपनी जब अपना अकाउंट्स क्लोज करेगी तो एक्सन कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएगी, कैश अकाउंट बनाएगी, अगर कोई लोन पार्टनर के तो लोन अकाउंट बनाएगी, बराबर, ये सारे अकाउंट बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एट प्रेजेंट उनका वेंडर कंपनी का पार्टनर अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो उसमें पार्टनर की कैपिटल होगी, अगर कोई रिजर्व है तो पार्टनर में ट्रांसफर होगा। रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस हुआ होगा वो भी पार्टनर को मिला होगा। ये किसके व्यू पॉइंट से मैं सोच रहा हूं? वेंडर कंपनी के, एक्सन कंपनी के व्यू पॉइंट से, नई कंपनी के व्यू पॉइंट से नहीं, वेंडर कंपनी के व्यू पॉइंट से मैं ये सोच रहा हूं कि वेंडर कंपनी के पार्टनर्स को कितने, जैसे वेंडर कंपनी का अकाउंट्स क्लोज करेंगे तो वेंडर कंपनी के पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी? तो वेंडर कंपनी की पार्टनर की कैपिटल है 480,320, रिजर्व हमने ऐड कर दिया। इसके सिवाय जो रिवैल्यूएशन हुआ था, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ था वो भी इन्हीं पार्टनर को मिलेगा अल्टीमेटली। तो इस क्वेश्चन में आप देखो तो रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ हुआ था? तो 2-3 जगह पे रिवैल्यूएशन हुआ था, ज्यादा नहीं था। बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन था, बिल्डिंग में 1 लाख की बिल्डिंग का 2 लाख हो गया, बराबर, मैं यहाँ पे ऐड करते जाता हूँ। बिल्डिंग में कितना बड़ा बोलो? 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ। ओके, मशीनरी 3 लाख की जगह कितना हो गया? 450 हो गया, तो मशीनरी में 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। बिल्डिंग में 1 लाख का प्रॉफिट, मशीनरी में 1.5 लाख का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना? 2.5 लाख। ओके, इसके सिवाय असेट्स में और कोई चेंज नहीं, लायबिलिटीज में और कोई चेंज नहीं था, ठीक है। बट असेट्स में एक और आपको चीज अलग से दिया था, दैट वाज गुडविल। गुडविल आपको बोला था कि 1,82,000 कंसिडर करना, जो बैलेंस शीट में नहीं है। तो बैलेंस शीट में गुडविल यहाँ पे जो आपको बोला था 1,82,000, तो 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख बिल्डिंग में, 1.5 लाख रुपए मशीनरी में और 1 लाख रुपए गुडविल का भी प्रॉफिट हुआ, मीनिंग 3.5 लाख का फाइनली टोटल रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट आप बना सकते हैं, बट डायरेक्टली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 ही चीज है, तो बिल्डिंग में प्लस प्रॉफिट हुआ, मशीनरी में प्रॉफिट हुआ और गुडविल का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3.5 लाख। ये 3.5 लाख का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। तो 3.5 लाख का प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 करें इंटू 3, तो 262,500 होगा। तो यहां पे एक और चीज ऐड करेंगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट। रियलाइजेशन प्रॉफिट इट इज 262,500 और 87,500। ठीक है, ये चेंज आया यहां पे। टोटल करें 4,80,000 प्लस 75,000 प्लस 262,500, टोटल कम्स टू 817। फाइनली अब वेंडर कंपनी के कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो आंसर ये आएगा 320, सेकेंड का 25,000 प्लस 87,500, टोटल 4,32,500। एक्स की कैपिटल हुई 817,500, वाई की कैपिटल कितनी हो रही है? 432,500। ठीक है, तो एक्स और वाई की कैपिटल मिल गई फाइनली अपने को। अब ये दोनों की कैपिटल का टोटल करो तो 817,500 प्लस 4,32,500, टोटल कम्स टू 12,50,000।
ये दोनों का आप टोटल करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग समझने जैसा है, 817500 एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल 432500, ये दोनों का टोटल करे तो टोटल कितना हो रहा है 12,50,000। अब ये 12,50,000 आपने कहीं पे ये फिगर कहीं पे देखी थी, तो यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट चेक करो, तो एक्सएन कंपनी का परचेस कंसिडरेशन कितना है 1250 है, दिख रहा है आपको, 12,50,000 परचेस कंसिडरेशन है एक्सएन कंपनी का। तो ये जो परचेस कंसिडरेशन है, ये परचेस कंसिडरेशन का कैपिटल का जो टोटल है वो भी वही हो रहा है 1250। तो हम फाइंड क्या कर रहे थे, मैं आपको बोला था 3 स्टेप कैलकुलेट करेंगे, 3 वर्किंग नोट फाइंड करेंगे। पहला क्या फाइंड करेंगे, तो परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कितना परचेस कंसिडरेशन पे करेगी, मीनिंग वेंडर कंपनी जो परचेसिंग कंपनी है, वो परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कितना पेमेंट करेगी, तो पेमेंट कितना करेंगे दैट इज कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमने सेकंड कैलकुलेट करना था कि परचेस कंसिडरेशन हमने फाइंड किया कि परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को इतने पैसे देगी, और वो इतने पैसे किसको मिलेंगे, परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को ये 1250 पे करेगी, तो 1250 किसको मिलेगा, तो वेंडर कंपनी में 1250 उनके पार्टनर को मिलेगा। तो कौन से पार्टनर को कितना मिलेगा, तो हमने बाइफिकेशन वो कर डाला कि 12,50,000 पर वेंडर कंपनी को मिलेगा और वेंडर कंपनी में 1250 कौन ले जाएगा, तो 1250 में से 817500 एक्स ले जाएगा और 432500 कौन ले जाएगा, वाई ले जाएगा। सो इन दिस वे ये परचेस कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो जैसे ये परचेस कंसिडरेशन हमने एक्सएन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट किया, अभी मेरा कैलकुलेशन बाकी है, मैंने एक्सएन कंपनी का परचेस कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे अब मैं वाइन कंपनी का जो परचेस कंसिडरेशन है ये इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो वाइन कंपनी का परचेस कंसिडरेशन कितना है 10,62,000। अब मेरे को इजी, अभी जो सेकंड वर्किंग नोट है, ये सेकंड वर्किंग नोट अभी भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ। हमने फाइंड किया कि एक्सएन कंपनी की परचेस कंसिडरेशन उसके पार्टनर को कितनी मिलेगी, अब फाइंड करना है कि वाइन कंपनी की जो परचेस कंसिडरेशन है उसके पार्टनर को कितनी मिलेगी। तो उसके लिए वर्किंग नोट वापस एक बार कंटिन्यू सेकंड वर्किंग नोट में, ये एक्सएन कंपनी के लिए कैलकुलेट किया था, तो अब फाइंड करेंगे फॉर वाइन कंपनी, सेम वर्किंग फॉर वाइन कंपनी, ठीक है। सो यहाँ पे नाम पार्टनर के वाई और जेड, ठीक है। और सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आएगा कैपिटल, कैपिटल वाई और जेड का ओल्ड बैलेंस शीट में देख ले, तो वाई जेड की कैपिटल है 4 lakhs और 2 lakhs, तो यहाँ पे वाई और जेड की कैपिटल यहाँ पे लिख देते हैं 4 lakhs एंड 2 lakhs, 4 lakhs एंड 2 lakhs प्लस बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स है वो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व की वैल्यू है 3 लाख, रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को मिलेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 3 लाख रुपए ओल्ड रेशियो क्या है, तो ओल्ड रेशियो है 2:1, वाई एंड जेड वाइन कंपनी का ओल्ड रेशियो 2:1। तो ये जो 2:1 है, रिजर्व की अमाउंट है 3 लाख रुपए, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2 lakhs एंड 1 लाख आएगा रिजर्व की वैल्यू। सो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्लस 2 lakhs और यहाँ पे प्लस 1 लाख, प्लस रियलाइजेशन का अगर कोई प्रॉफिट लॉस हुआ था, जैसे ऊपर यहाँ पे हमने लिया कैपिटल लिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ऐड किया, वैसे यहाँ पे अगर कोई रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस हुआ था तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे प्लस रियलाइजेशन प्रॉफिट, लॉस तो है ही नहीं, प्रॉफिट होगा और कितना है वो चेक कर लेते। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट चेक करें तो बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, बिल्डिंग की वैल्यू ही नहीं थी। मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे 3,20,000 थी, वो 3,20,000 की जगह 4 lakhs बोला था, तो मशीनरी में 80,000 का प्रॉफिट हुआ था और बाकी और कोई एसेट्स में चेंज वाइन कंपनी में नहीं था। और इसके सिवाय 80,000 मशीनरी में प्रॉफिट हुआ और 82,000 का गुडविल मिला। गुडविल की वैल्यू यहाँ पे उसकी दी है 82,000, ठीक है, यहाँ पे 82,000 गुडविल। सो 80,000 प्लस 82,000 करो तो 162,000 होगा। तो 1,62,000 का प्रॉफिट 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे। रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ था 1,62,000, यहाँ पे टोटल मैं लिख लेता हूँ, 1,62,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो 2:1 उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें डिवाइड कर देंगे 2:1, तो इंटू 2 1,08,000 होगा, 1,08,000 एंड 1 रेशियो दैट इज 54,000। सो 2:1 1,08,000 एंड 54,000, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब इनका टोटल करें, इसके सिवा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हम फाइंड करें तो 4 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 1,08,000 7,08,000। ये 7,08,000 जो है इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाइन कंपनी में वाई की कैपिटल बिजनेस सेल जब किया, जब बिजनेस सेल किया वाइन कंपनी ने, तो वाई की कैपिटल 7,08,000 थी। सेम वे जेड की कैपिटल 2 लाख प्लस 1 लाख दैट इज 3 lakhs
प्लस 54,000, ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, प्लस 54,000 दैट इज 3,54,000 होगा टोटल। तो Z को Z की कैपिटल कितनी थी? 3,54,000। इसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि जब बिजनेस सेल हुआ तो Y की कैपिटल 7,08,000 थी और Z की कैपिटल थी 3,54,000। इनका टोटल करें तो 7 लाख। और इसका एक और इंटरप्रिटेशन आप ये भी बोल सकते हैं कि Y की कैपिटल इतनी थी, Z की कैपिटल इतनी थी, तो जब बिजनेस बेचेंगे तो Y और Z को इतने तो मिलना ही चाहिए। समझा? जब बिजनेस बेचा तो Y और Z को इतना तो मिलना ही चाहिए। Y को 7,08,000 और Z को 3,54,000, इतना तो इनको मिलना ही चाहिए। ये दोनों अमाउंट का टोटल करें 7,08,000 प्लस 3,54,000 कम्स टू 10,62,000। और यहाँ पे आप परचेस कंसिडरेशन चेक करो तो परचेस कंसिडरेशन पे कितना है? टोटल 10,62। इसका मीनिंग Y और Z को 7,08,354 मिलना चाहिए। जब बिजनेस सेल किया तो Y Z को इतना मिलना चाहिए। टोटल करें तो कितना हो रहा है? 10,62। और परचेस कंसिडरेशन भी कितना है? 10,62। ठीक है, तो समझ आ रहा है आपको? तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या दिखा रहा है कि परचेसिंग कंपनी इतने पैसे देगी। परचेस कंसिडरेशन जो हमने फाइंड किया, ये परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग क्या कि परचेसिंग कंपनी इतने पैसे देगी। सेकेंड जो वर्किंग नोट किया उसका मीनिंग क्या कि परचेसिंग कंपनी ये जो पैसे परचेस कंसिडरेशन है वो किसको देगी? तो पार्टनर को देगी। कौन से पार्टनर को कितना देगी? तो एक्सएन कंपनी में एक्स को 817 और वाई को 432, और वाई एन कंपनी में वाई को 7,08,000 और जेड को 354 इतना देगी। ठीक है, सो परचेस कंसिडरेशन का हमें बाइफिकेशन मिल गया कि परचेस कंसिडरेशन किसको मिलेगा। ये सेकंड बाइफिकेशन हमारा कंप्लीट हुआ। पहला फाइंड करना था परचेस कंसिडरेशन कितना होगा, परचेसिंग कंपनी कितना देगी। सेकंड फाइंड करना था परचेसिंग कंपनी किसको कितना देगी, ओल्ड फर्म में कौन से पार्टनर को कितना देगी, ये फाइंड करना था। आफ्टर वर्किंग नोट नंबर 2, नाउ नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3 स्टार्ट करते। सो वर्किंग नोट नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है? तो वर्किंग नोट नंबर 3 में हमें फाइंड करना है कि न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी। वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 में हमें फाइंड करना है कि न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी, न्यू बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन दी न्यू फर्म, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन द न्यू फर्म। बराबर, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट कैलकुलेट कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स से एक्स वाई जेड एंड हेडिंग पर्टिकुलर्स। ओके, एज पर ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड कैलकुलेशन जो हमने किया तो पार्टनर की कैपिटल कितनी थी, तो एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने फाइंड किया था। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में जो आंसर आया था, कैपिटल ओल्ड कैपिटल यू कैन से कैपिटल एक्स की कितनी थी, तो एक्स की कैपिटल थी 817,500, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स की कैपिटल 817,500। एक्स एन कंपनी में एक्स की कैपिटल ये थी। फिर वाई की कैपिटल थी 432,500, वाई की कैपिटल 432,500। फिर वाइन कंपनी में वाई की कैपिटल थी 7,08,000 कैपिटल, ये एक्स एन कंपनी का आंसर लिखा। अब वाइन कंपनी में वाई की कैपिटल थी 7,08,000, यहाँ पे 7,08,000 और 3,54,000 जेड की कैपिटल, जेड की कैपिटल 3,54,000। ठीक है, ये हमने ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैपिटल थी वो हमने रख दी। फिर क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि गुडविल जो है बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है, न्यू बैलेंस शीट के अंदर गुडविल को दिखाना नहीं है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको बोला था कि ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल पार्टनर्स को, जो ओल्ड फर्म को जो गुडविल पे किया था वो गुडविल हमने पे तो किया था बट बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। तो ये जो हमने कैपिटल फाइंड की है, ये जो कैपिटल हमने लिखी, ये गुडविल के अमाउंट के साथ फाइंड की हुई है। ये जो हमने कैपिटल फाइंड की है, ये जो अमाउंट है ये गुडविल के साथ हमने फाइंड की हुई है। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर गुडविल को दिखाना नहीं है, तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो गुडविल को राइट ऑफ किसके बीच में करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल में ही इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट अब नई कैपिटल अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके पहले आपको गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। और गुडविल को ये जो नए पार्टनर एक्स वाई जेड है नई फर्म के अंदर, ये तीन पार्टनर, तो उन्हीं के बीच में गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो टोटल गुडविल थी एक्स की 1 लाख और वाई की थी 82,000, तो टोटल गुडविल था 1,82,000।
1,82,000, वो 1,82,000 गुडविल ये XYZ जो नए पार्टनर नई फॉर्म में है उनके बीच में इसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, XYZ नया जो बिजनेस होगा उसको स्टार्ट करने से पहले वो गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां से माइनस करते गुडविल रिटर्न ऑफ, goodwill written off in the profit sharing ratio 3:2:1। गुडविल की अमाउंट थी 1,82,000, 3:1 डिवाइड बाय 6 होगा इंटू 3, 90,999 दैट इज 91,000। सो यहां से x की गुडविल राइट ऑफ होगी 91,000, फिर 60667 एंड 30,333 30,333, ठीक है। सो x, y और z की टोटल फाइनल कैपिटल कितनी होगी? तो 817,500 माइनस 91,000, आंसर 726,500। x की कैपिटल, y का 432,500 प्लस 7,08,000 माइनस 60,667, इट कम्स टू 1,079,833। और 354,000 माइनस 30,333 कम्स टू 323,667। ओके ओके, नाउ ये जो आंसर आया था ये टोटल कैपिटल जो है ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, बराबर। और ये टोटल कैपिटल जो पार्टनर की है, अब आपको ये बोला है क्वेश्चन में कि टोटल कैपिटल सेम रहेगी बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगी। तो इसका टोटल करें तो टोटल एक्स की कैपिटल 762,500 प्लस वाई की कैपिटल 1,079,833 प्लस जेड की कैपिटल 323,667, टोटल कम्स टू 21,30,000। एक्स वाई जेड की टोटल कैपिटल मिला के कितनी हो रही है? 21,30,000। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कैपिटल जो है उसको सेम रखना है, टोटल कैपिटल को सेम रखना है बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। तो इसका मीनिंग ये जो है वो ओल्ड कैपिटल है एज पर ओल्ड कैलकुलेशन या ओल्ड फॉर्म के हिसाब से 21,30,000 टोटल कैपिटल सेम है। टोटल कैपिटल जो है 2130 उसको सेम रखना है बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है 3:1 में। तो अब इसको डिवाइड कर दे, न्यू कैपिटल, यहाँ पे न्यू कैपिटल फाइंड करके लिख लेते हैं। न्यू कैपिटल न्यू रेशियो में रखना है 3:2:1। तो 21,30,000 डिवाइड बाय 6 करें इंटू 3, 10,65,000। एक आंसर आ रहा है 10,65,000। दूसरा आंसर 21,30,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, 7,10,000। सेकेंड का आंसर आ रहा है 7,10,000 और तीसरे का आंसर आ रहा है 3,55,000। 3,55,000 और डिफरेंस निकाला है तो ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको शो करेगा कि कौन सा पार्टनर कितनी कैश लाएगा और कितनी ले जाएगा। सो 726,500 माइनस 1,065,000 कम्स टू 338,500। 338,500। ओके, इसका क्या होगा? तो ओल्ड कैपिटल 726 और न्यू कैपिटल 1065 रखनी है, कैपिटल को बढ़ाना है। तो कैपिटल को बढ़ाएंगे तो इसको कैश लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये ब्रिंग कैश, इतनी कैश इसको लानी पड़ेगी। फिर 1,079,833 माइनस 7,10,000 कम्स टू 369,833। इसकी कैपिटल पहले से कम हो रही है, इसका मीनिंग इसको कितना क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। और तीसरे का है 323,667 माइनस 355,000। तो इसकी कैपिटल डिफरेंस आ रहा है 31,333। ओके, ये जो डिफरेंस आया ये डिफरेंस क्या करेगा? तो इतने रुपए इसको 323,667 माइनस 355, इतने पैसे कैपिटल बढ़ रही है तो इसको इतनी कैपिटल लानी पड़ेगी। सो यहाँ लिखेंगे ब्रिंग कैश, कैपिटल बढ़ रही है तो इतने पैसे उसको कैश में लाने पड़ेंगे। सो ये जो वर्किंग नोट है थर्ड नंबर का, ये थर्ड नंबर का जो हमने वर्किंग नोट फाइंड किया, इसमें हमने क्या फाइंड किया कि पहले ओल्ड कैपिटल कितनी थी,
उसमें से गुडविल को राइट ऑफ किया, सो ओल्ड टोटल कैपिटल कितनी है ये फाइंड किया 21,30,000। फिर क्वेश्चन में आपको बोला था कि टोटल कैपिटल सेम रखना है बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। सो 21,30,000 जो टोटल कैपिटल है उसको सेम हमने न्यू रेशियो में 3:1 में डिवाइड कर दिया। टोटल कैपिटल सेम रखा बट न्यू रेशियो में कर दिया, और जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस या तो कैश लाना पड़ेगा या तो पार्टनर वापस कैश में विड्रॉ कर लेगा। ये हमारा फाइनली थर्ड वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब जनरल एंट्री और बैलेंस शीट जो पूछा है उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रीज हम किसके बुक में कर रहे हैं, तो एंट्रीज हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। जो परचेसिंग कंपनी XYZ लिमिटेड है उसके बुक में हम अकाउंटिंग स्टार्ट करें। सो अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, सो फर्स्ट एंट्री विल पास दैट इज फॉर बिजनेस परचेस। इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी फर्स्ट एंट्री होगी फॉर बिजनेस परचेस। तो इन लोगों ने बिजनेस परचेस किया था, अपने पास सारी वर्किंग नोट रेडी है। तो इन लोगों ने बिजनेस परचेस किया था कितने में, तो एक्स का बिजनेस, एक्सएन कंपनी का बिजनेस परचेस हुआ था 12,50,000 और वाइन कंपनी का बिजनेस परचेस हुआ था 10,62,000, 1250 एंड 1062। तो ये जो बिजनेस परचेस किया था, ये बिजनेस परचेस किया है तो उनको एक्सएन कंपनी और वाइन कंपनी को इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि बिजनेस परचेस किया और इतने पैसे देने हैं, दिया नहीं है बाद में देंगे, बट अभी पहले बिजनेस परचेस किया। तो बिजनेस परचेस की एंट्री पहली एंट्री पास करेंगे फॉर बिजनेस परचेस। तो बिजनेस परचेस की एंट्री ऐसी होगी, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट की एंट्री होगी बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्सएन कंपनी अकाउंट टू वाइन कंपनी अकाउंट, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्सएन कंपनी अकाउंट टू वाइन कंपनी अकाउंट। अब ये अमाउंट फाइंड करें तो अमाउंट यहाँ पे वर्किंग नोट में हमारे पास रेडी है। वापस एक बार दिखा दूं, एक्सएन कंपनी को हमने परचेस किया था 1250 पे और दूसरे को 1262 पे। तो यहाँ पे एक्सएन कंपनी की अमाउंट 12,50,000 यहाँ पे आ जाएगा 12,50,000 और सेकंड की अमाउंट थी 10,62,000। तो सेकंड की अमाउंट यहाँ पे 10,62,000। दोनों का टोटल करें तो 12,50,000 प्लस 10,62,000 टोटल कम्स टू 23,12,000। इतने में हमने दोनों को बिजनेस को परचेस किया था। तो टोटल 23,12,000 इतने में बिजनेस परचेस किया था। दिस इज फर्स्ट एंट्री। ये एंट्री का पर्पस क्या है, बिजनेस परचेस की एंट्री है। बिजनेस परचेस किया, एक्स कंपनी को इतना देना है, वाइन कंपनी को इतना देना है, ये अमाउंट ड्यू हुई इनको पे करने की, ये फर्स्ट एंट्री। इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी कि बिजनेस परचेस जो किया था तो उसमें हमने परचेसिंग कंपनी ने असेट्स और लायबिलिटीज परचेस की थी। तो कितनी असेट्स और लायबिलिटीज परचेस की थी, टेक ओवर की थी, तो बिजनेस असेट और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की दूसरी एंट्री पास करेंगे। तो असेट्स कितनी टेक ओवर की थी, लायबिलिटीज कितनी टेक ओवर की थी, ये पूरा हमने वर्किंग नोट में रेडी रखा है। तो सारी असेट्स के नाम रेडी है, लायबिलिटीज के नाम रेडी है, और एक्सएन कंपनी का कितना है, वाइन कंपनी का कितना है और कौन सी वैल्यू पे है, तो ये सब कुछ यहाँ पे वर्किंग नोट में रेडी है। तो यहाँ से वर्किंग नोट से आपको वहाँ पे एंट्रीज में पास करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे बिल्डिंग टेक ओवर किया था, यहाँ से एक एक करके लिखते जाएंगे। बिल्डिंग 2 लाख पे टेक ओवर किया था। सो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री असेट्स टेक ओवर की एंट्री, बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट दैट इज 2 लाख रुपीज। सो बिल्डिंग 2 lakhs। इसके बाद था मशीनरी, मशीनरी दोनों का टोटल करके साथ में लिख देंगे 4,50,000 प्लस 4 lakhs दैट इज 8,50,000 मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो सेकेंड यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट 8,50,000। आफ्टर दैट फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 40,000 एंड 12,000 टोटल 52,000। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 52,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 52,000। देन आफ्टर फर्नीचर हो गया स्टॉक, तो स्टॉक में दो वैल्यू है 2,40,000 एंड 2,80,000 टोटल 5,20,000। स्टॉक डेबिट 5,20,000। तो यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट 5,20,000। इसके बाद स्टॉक हो गया डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू 3,20,000 प्लस 4 lakhs 7,20,000 डेटर्स। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट जितने भी असेट्स को टेक ओवर किया है सारी असेट्स को टोटल करके दोनों फर्म का साथ में लिख देंगे। अलग अलग भी आपको शो करना हो तो अलग अलग ऐसी सेम एंट्री आप 2 बार भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों फर्म को कंबाइन करके लिख रहा हूँ, सेम एंट्री होगी 2 बार। अगर आपको 2 बार अलग अलग लिखना हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टोटल करके 720। आफ्टर दैट डेटर्स हो गया। आफ्टर दैट बैंक बैलेंस 60,000 प्लस 180 टोटल 2,40,000 होगा बैंक बैलेंस डेबिट। सो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
ये जो एंट्री है ये हमेशा आपको परचेस कंसिडरेशन का जो आपने वर्किंग किया हो उसी में से ये एंट्री हमेशा आपको करनी है। 2,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट। आफ्टर दैट कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस है इसका, कैश बैलेंस ऑफ 40,000 एंड 20,000 60,000। सो कैश अकाउंट डेबिट 60,000, कैश अकाउंट डेबिट 60,000। देन आफ्टर कैश अकाउंट डेबिट हो गया, देन आफ्टर ड्यू फ्रॉम वाइन कंपनी दैट इज 2 lakhs, ड्यू फ्रॉम वाइन कंपनी दैट इज 2 lakhs, ड्यू फ्रॉम वाइन कंपनी 2 lakhs। देन आफ्टर एडवांसेस 1,20,000, एडवांसेस अकाउंट डेबिट 1,20,000। आफ्टर दैट एडवांसेस 1,20,000। After that goodwill 1,82,000, goodwill account debit 1,82,000, debit 1,82,000। ओके, सारी एसेट्स आ गई। अब लाइबिलिटीज को लिख देंगे, तो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स 240 प्लस 232, 2,40,000 प्लस 2,32,000, क्रेडिटर्स 4,72,000, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट 4,72,000। then after due to XN company 2 lakhs, 2 due to XN company account 2 lakhs। आफ्टर दैट बैंक लोन 1,60,000। अब ये जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज हमने लिखी, ये सारी की सारी असेट्स और लायबिलिटीज में से, असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करो तो फाइनली डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस आएगा आपकी बिजनेस परचेज की अमाउंट, बराबर। तो यहाँ पे असेट्स का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल कर दो, तो 2 lakhs प्लस 8,52,000, 2 lakhs प्लस 8,50,000 प्लस 52,000 प्लस 5,20,000 प्लस 7,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 2 lakhs प्लस 1,20,000 प्लस 1,82,000 माइनस 4,72,000 माइनस 2 lakhs माइनस 1,60,000, डिफरेंस इज 23,12,000। जो बिजनेस परचेज की अमाउंट थी, ये एग्जिट डिफरेंस करो तो डिफरेंस आएगा बिजनेस परचेज 23,12,000 जो डिफरेंस था वो आ जाएगा। सो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे टू बिजनेस परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे टू बिजनेस परचेज अकाउंट 23,12,000, अमाउंट इज 23,12,000 टू बिजनेस परचेज। सो एग्जैक्टली हुआ क्या, तो बिजनेस परचेज अकाउंट को हमने पहले डेबिट किया था 23,12,000 और यहाँ पे हमने बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर दिया 23,12,000। सो बिजनेस परचेज अकाउंट क्लोज हो गया। तो फाइनली बचा कौन, असेट्स बची, लायबिलिटीज बची और एक्सएन कंपनी और वाईएन कंपनी को जो पेमेंट करना बाकी है वो बचा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, सो थर्ड एंट्री, इसके बाद परचेजिंग कंपनी में क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमने असेट्स को, लायबिलिटीज को टेक ओवर किया, तो यहाँ पे देयर इज वन इंटर फॉर्म एडजस्टमेंट। यहाँ पे ड्यू फ्रॉम वाईएन कंपनी है, ड्यू फ्रॉम वाईएन कंपनी है 2 lakhs और यहाँ पे ड्यू टू एक्सएन कंपनी है 2 lakhs। एग्जैक्ट सेम अमाउंट है, दोनों साइड है, असेट्स भी है लायबिलिटी भी है। तो बैलेंस शीट नई जो बनेगी उसमें ये असेट्स एंड लायबिलिटीज को दोनों साइड तो दिखा नहीं सकते, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको कैंसिल करने के लिए एंट्री को रिवर्स कर देना पड़ेगा। सो एंट्री ये होगी, ड्यू टू एक्सएन कंपनी अकाउंट जो क्रेडिट था उसको डेबिट करो और वाईएन कंपनी जो डेबिट था उसको क्रेडिट करो। तो जो इंटर कंपनी फॉर्म एडजस्टमेंट है उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो नेक्स्ट एंट्री, थर्ड नंबर एंट्री, दैट इज ड्यू टू एक्सएन कंपनी अकाउंट डेबिट, ड्यू टू एक्सएन कंपनी अकाउंट डेबिट दैट इज 2 lakh rupees to due from wine company account that is again 2 lakhs। ओके, सो ये एक एंट्री होगी। असेट्स टेक ओवर होगी, पहले सबसे पहले बिजनेस परचेज किया, फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज को टेक ओवर किया, फिर जो इंटर कंपनी फॉर्म एडजस्टमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। इसके बाद हमने एक एंट्री की थी गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो गुडविल को हमने राइट ऑफ कितना किया था, तो गुडविल को राइट ऑफ किया था हमने, गुडविल की अमाउंट राइट ऑफ की थी 91,000। यहाँ पे हमने राइट ऑफ किया था, गुडविल की अमाउंट रेडी है 91,60667 एंड लास्ट वन वॉज 30,333। तो गुडविल जो राइट ऑफ किया था पार्टनर्स के बीच में, तो गुडविल की राइट ऑफ करने की एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर्स को 1 by 1 डेबिट करेंगे। एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट 2, गुडविल अकाउंट 1 lakh
82,000 एंड अमाउंट कितनी आएगी, तो अमाउंट आएगी यहाँ पे हमने वर्किंग किया था वापस एक बार 91,60667, एक्स का आंसर 91,60667 एंड 30,333, 91,60667 एंड 30,333। इसके बाद गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट एंट्री विल बी फिफ्थ नंबर एंट्री। फिफ्थ नंबर एंट्री में नेक्स्ट पॉइंट ये करेंगे कि जो फर्स्ट एंट्री में हमने एक्स कंपनी और वाई कंपनी को क्रेडिट किया था, ये हमने ये दिखाया था कि एक्स एन कंपनी को इतने पैसे देने हैं और वाई एन कंपनी को इतने देने हैं, एक्स कंपनी के पार्टनर को इतने देने हैं, वाई एन कंपनी के पार्टनर को इतने देने हैं। तो इतने पैसे जब उनको पे कर देंगे तो एंट्री विल बी एक्स एन कंपनी अकाउंट डेबिट, जब परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे। सो एंट्री विल बी एक्स एन कंपनी अकाउंट डेबिट, अमाउंट वॉज 12,50,000। सो यहाँ पे 12,50,000 एक्स एन कंपनी को पेमेंट करने की एंट्री 12,50,000 टू किसको पेमेंट करेंगे, तो एक्स पार्टनर को पेमेंट करना है, एक्स और वाई को। तो 12,50,000 एक्स और वाई को कितना पे करेंगे, तो उसके लिए हमने सेकंड वर्किंग नोट बनाया था और उसकी अमाउंट हमने फाइंड की थी एक्स और वाई को कितना पे करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में 817,500 एंड 432,500, 817,500 एक्स को पे करेंगे 817,500 एंड 4 लाख, सेकेंड का आंसर था 4,32,500, 817,500 एंड सेकेंड इज 4,32,500। ये एक्स और वाई को फाइनली हम पेमेंट करेंगे एंड आफ्टर दैट ये एक्स एन कंपनी का पेमेंट हुआ। अब वाई एन कंपनी को पेमेंट कितना करेंगे, तो वाई एन कंपनी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप एन कंपनी लिखना, वाई एन कंपनी अकाउंट डेबिट टू, इसमें दो पार्टनर थे वाई और जेड, टू वाई अकाउंट टू जेड अकाउंट। ओके, इनको पेमेंट कितना करना है, तो वाई एन कंपनी का पेमेंट है 10,62,000, ठीक है, 10,62,000। सो इनका पेमेंट हमें करना है 10,62,000। तो यहाँ पे वाई एन कंपनी अकाउंट डेबिट 10,62,000 और उसमें दो पार्टनर है वाई और जेड, तो वाई और जेड को कितना पेमेंट करेंगे, तो उसका वर्किंग सेकेंड नंबर की वर्किंग नोट में 7,08,000 एंड 354,000, 7,08,000 एंड 3,54,000। इतना हम इनको वाई एन कंपनी वाई और जेड को इतना पेमेंट करेंगे 7,08,000 एंड 354,000, ठीक है। ओके, ये पेमेंट हो गया एक्स एन कंपनी वाई एन कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री 7 नंबर एंट्री। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर एंट्री। तो 7 नंबर एंट्री इज व्हाट, तो 7 नंबर की एंट्री में नेक्स्ट अब ये करना पड़ेगा कि जो हमने ये थर्ड नंबर की वर्किंग नोट में फाइंड किया था कि फाइनली अब पार्टनर्स कितनी कैश लाएंगे और कितनी ले जाएंगे, तो उसकी एक एंट्री बाकी है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया था थर्ड नंबर की वर्किंग नोट में कि एक्स और जेड अपनी क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए कैश लाएंगे और वाई जो है उसको कैश इतनी पे करनी है। तो एक्स और वाई के पास से कैश मंगवानी है, तो एक्स और वाई के पास से जब कैश मंगवाएंगे तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री विल कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू वाई अकाउंट और टू जेड अकाउंट, सॉरी। और इसके बाद जेड वाई को कैश पे करना है, तो वाई को कैश पे करेंगे तो वाई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा वो चेक करें। तो एक्स और जेड के पास से मंगवाना है 338,500 प्लस 31,333, 338,500 प्लस 31,333, इतना हम कैश मंगवाएंगे 369,833, टोटल 369,833 इतना हम कैश मंगवाएंगे। सो 369 यहाँ पे 369,833 इतना हम इनके पास से कैश मंगवाएंगे और उसमें इंडिविजुअली अमाउंट है 338,500, 338,500 एंड 31,333 और y को पेमेंट करना है सेम अमाउंट 369,833, 369,833 सेम अमाउंट y को पे करना है। सो 369,833
इतना हम y को पेमेंट कर देंगे, ठीक है। एंड फाइनली बैलेंस शीट बनाए, तो बैलेंस शीट फॉर्मेट नॉर्मल बैलेंस शीट, हॉरिजॉन्टल जो आप बना दो, वर्टिकल की जरूरत नहीं क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी नहीं है, ठीक है। सो बैलेंस शीट बनाए, तो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले असेट साइड, जितनी भी असेट्स हमने टेक ओवर की थी वो सारी असेट्स को एक एक करके लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्रीज में से आप देखते जाए, फर्स्ट एंट्री में से अभी कुछ नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री बिल्डिंग 2 लाख रुपीज़, बैलेंस शीट में लिखते जाते हैं बिल्डिंग 2 लाख, बिल्डिंग आएगा 2 लाख। इसके बाद मशीनरी 8,50,000, मशीनरी टेक ओवर किया था, दोनों फर्म का टोटल मिला के हम लिख रहे हैं, मशीनरी 8,50,000 टेक ओवर हुआ था। इसके बाद फर्नीचर 52,000, फर्नीचर 52,000, देन स्टॉक 5,20,000, स्टॉक 5,20,000, देन डेटर्स 7,20,000। असेट्स को नई वैल्यू पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेटर्स 720, बैंक बैलेंस इज 2,40,000, बैंक बैलेंस 2,40,000। नेक्स्ट कैश बैलेंस 60,000, कैश बैलेंस 60,000। नेक्स्ट ड्यू फ्रॉम वाइन कंपनी हमने राइट ऑफ कर दिया था, अब नहीं आएगा। एडवांसेस 1,20,000 एडवांसेस। आफ्टर दैट गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया था, वो नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 4,72,000, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 4,72,000 क्रेडिटर्स। नेक्स्ट ड्यू फ्रॉम एक्सएन कंपनी कैंसिल कर दिया था, नहीं आएगा। बैंक लोन 1,60,000, बैंक लोन इज 1,60,000। नेक्स्ट वन और लायबिलिटीज में और कुछ नहीं था। इसके बाद गुडविल सब राइट ऑफ हो गया था। एंड फाइनली कैपिटल अकाउंट बैलेंस, असेट्स और लायबिलिटी सारी लिख ली और कैपिटल अकाउंट बैलेंस फाइनल। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस कहाँ से लाएंगे, तो वर्किंग नोट में कैपिटल, नई कैपिटल कितनी मेंटेन करनी थी हमने कैलकुलेट किया था, ये वाली वर्किंग नोट, 3rd नंबर की वर्किंग नोट। इसमें हमने फाइंड किया था टोटल न्यू कैपिटल कितनी होगी, 1065, 710 एंड 355, इतनी न्यू कैपिटल होगी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट लास्ट में, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड, कैपिटल का बैलेंस है टोटल कैपिटल, सेकेंड थर्ड वर्किंग हो 1065, एक्स की कैपिटल 1065,000, वाई की कैपिटल 7,10,000 और 355 जेड का 7,10,000 एंड 355,000, जेड की कैपिटल 355,000, ओके। एंड यस 355,000 एंड फाइनल टोटल आउटसाइड लिख दे, तो 1065,000 प्लस 7,10,000, 1065,000 प्लस 7,10,000 प्लस 355,000, टोटल 21,30,000। 21,30,000 ये कैपिटल का टोटल होगा। एंड फाइनली बैलेंस शीट टोटल कर दे, तो बैलेंस शीट टोटल असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल। सो फाइनली टोटल बैलेंस शीट का दोनों साइड करें तो बैलेंस शीट टोटल हो रहा है 27,62,000, ये बैलेंस शीट का टोटल। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.